मैम पहले जो लास्ट वीक हमने जो कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जिसमें ओला भी था और भी कुछ नाम थे, उनमें कोई अपडेट जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई टारगेट हिट या फिर कोई स्टॉप लॉस अगर हो गया हो? क्योंकि जो नाम डिस्कस हुए थे आई थिंक उसमें ओला इलेक्ट्रिक था, तेजस की बात हुई थी, टीवीएस आपने बोला था, एक टीवीएस सिलेक्ट की बात हुई थी। टीवीएस सेलेक्ट की बात हुई है। हाँ, सिलेक्ट की 508 रुपये का रेट था उस समय। हाँ, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और नीचे आएगा। इट इज 441, आज ही निकल जाने में बेहतरी है। सस्ता और होगा ये आपका टीवीएस, करीब करीब 360 आ रहा है। बेहतर है टेक एग्जिट, अभी ही निकल जाइए। इसमें स्टॉप लॉस के लिए भी रुकने की नीड नहीं है, तो टेक एग्जिट यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। एंड ओला इलेक्ट्रिक, ओला पर संदीप जी, ये काउंटर्स ना, जो छोटे छोटे काउंटर्स है, जो छोटे साइज में कंपनीज हैं, यहाँ पर ना अभी वीकनेस रहेगी। तो मैं मेरे हिसाब से आपको ओला इलेक्ट्रिक पर आपका 36 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए बस। और इसके बाद बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो ओला इलेक्ट्रिक पर बने रहो। फ्रेश बाय की सलाह नहीं है। फ्रेश बाय की सलाह के लिए आपने 35 ही बोला था, पिछली बार भी स्टॉप लॉस आपने 35 ही दिया था, उसी लेवल इसको और पे। छोटा कर रहे हैं, अब इसको और श्रिंक करते हैं। ठीक है। तो स्टॉप लॉस के लिए मतलब जहां पे आपको थोड़ा कन्विक्शन कम हो, या फिर जहां पर आपको लग रहा है कि पहले जब पिटाई शुरू होगी तो सबसे नोटोरियस बच्चों की पिटाई करेगी मम्मी, तो उसमें से तो उसमें से ये सब बच्चे हैं वो जो कि ज्यादा मार खा सकते हैं। तो अच्छा। यस, तो मेरे हिसाब से या तो अपने एक्सपोजर को बहुत कंट्रोल रखिए। देखिए, थिंग्स, आपकी पैसा है, आपकी कंट्रोल में होना चाहिए। आपकी पोजीशन है, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स है जहां पर मूवमेंट बन रहा है, मेरी रिकमेंडेशन शुरू है उस पे, मतलब आज ही मैंने उस पर बात की है। जेके लक्ष्मी, इट इज अ काइंड ऑफ अ काउंटर जहां पर कम रिस्क है। 550-60 की रेंज पे खरीदारी कर सकते हैं हम, और 515 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस आ गया तो प्लीज निकाल दीजिएगा पोजीशन। इसके अगेंस्ट में जो टारगेट है 2 हफ्ते के व्यू पर, जो जेके लक्ष्मी में मुझे टारगेट्स लगते हैं, वो 620 और 650, 1.5-2 महीने के हिसाब से। तो पहला टारगेट जो 2 वीक्स के व्यू पर है वो है 620 का। कम से कम इसको तो आप चेस कर ही सकते हैं जेके लक्ष्मी में, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू टीवीएस सेलेक्ट या फिर ओला। 530 का स्टॉप लॉस बताया आपने? 15, 515। 115। ठीक है, तो 2 हफ्ते में आपको 620 और उसके बाद ये 650 तक जाता है, वो दिख रहा है। 559 का प्राइस है जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर आप चाहें तो पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओला में आपने कहा कि नई पोजीशन नहीं बनानी है, तो होल्ड कीजिए 36 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, बस नई पोजीशन नहीं बनानी है, तो 35 का स्टॉप लॉस रिवाइज होकर के 36 हुआ है। 35 वाला स्टॉप लॉस आप 36 कर लीजिए और ऊपर कर लीजिए, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर 36 रुपये के नीचे चले जाए तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके इसमें से आप निकल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं, उसमें जिम DHSH के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उनकी आईडी है। वोडाफोन आइडिया पे आपकी राय जानना चाहते हैं। अब सारे स्टॉक्स गिरे हैं, मतलब वोडाफोन आइडिया भी उसमें शामिल है। तो वोडाफोन आइडिया में ये 14 रुपये के आसपास, 14 रुपये 12 पैसे का अभी भाव है। क्या इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? यस संदीप जी, मैंने इसको इस हफ्ते में दूसरी बार आपके लिए, तो आपके प्लेटफॉर्म पर तो पहली बार है अभी इस वाले अटेम्प्ट का। लेकिन इससे पहले मैं इसको 13 रुपये 70 पैसे से बाई रिकमेंडेशन देना शुरू कर चुकी हूँ। आई वाज लाइक कि 12 रुपये 50 पैसे आएगा तो वहां पर खरीदेंगे, तो 12.50 नहीं आया, 12 रुपये 60 पैसे ही आया। 10 पैसे से एंट्री मिस हो गई थी। बट अभी हमने उसको प्राइस को समझते हुए 13 रुपये 70 पैसे पर मोस्ट रिसेंट एंट्री दे दी है। और आज मुझे लगता है, सुबह भी बात हुई थी इसमें 13 रुपये 19 पैसे 90 पैसे पर, तो बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है 12.5 रुपए का रखिएगा। और इसके अगेंस्ट में दिस टाइम इट इज नॉट अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर 17 और 20 रुपए के टारगेट के लिए मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें, 2 मंथ से 6 मंथ के दायरे पर। और जितना आए जल्दी आ जाए तो जल्दी निकल बेशक जाइए, लेकिन इतना समय जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। तो या तो आपका टारगेट या स्टॉप लॉस या फिर आपका टाइम जो पहले आए उसके हिसाब से एक्शन ले लीजिएगा। मुझे लेवल्स दोबारा बता दीजिए, मैं मिस कर गया, सॉरी। करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं ठीक। 12.5 रुपए, 12.50 स्टॉप लॉस। ठीक है। एंड 17-20 मिनिमम टारगेट है। 25 की बात बाद में करेंगे, है लेकिन बाद में, जब एक बार सक्सेसफुली 18 रुपए के आसपास ठहरने लगे तब देखेंगे कि 25 रुपए की गुंजाइश कब तक है। तो अभी 17 और 20 रुपए के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं करंट प्राइस पर।
ठीक है, 14 रुपये 12 पैसे का भाव है, 12.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 17, फिर 20, अगर ये लेवल्स आएंगे फिर 25 रुपये की बात होगी। फिलहाल के लिए 17 और 20 तक ही आप चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आई होप जो हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा, और बहुत सारे और भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे होंगे, उनके मन में भी वोडाफोन आइडिया को लेकर तो सवाल चलता ही रहता है। तो मैम, वोडाफोन आइडिया की बात चलिए तो एक बार ज़रा सुज़लॉन भी बता दीजिए, क्योंकि ये सारे वो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर हैं जिनके ऊपर सब लोगों का ध्यान रहता है। तो 60 रुपये के आसपास गिरना शुरू हुआ था सुज़लॉन, और देखिए 47 रुपये पर आ गया। तो इसमें 47 रुपये पर पोजीशन लें या अभी रुकें और नीचे आएगा? मेरी एक्सपेक्टेशन और नीचे आएगा, इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते करीब इट इज 4th वीक, मैं जब से बोल रही हूँ कि एक हफ्ता और रुकते हैं इसमें एंट्री करने से पहले, थोड़ा रुकते हैं। सो दिस इज 1 more वीक और रुकते हैं, 25 तारीख के आसपास तक, फिर डिसाइड करेंगे कि एंट्री कब करें। तो अभी आज के इस प्राइस पर नो एंट्री। मतलब एंड अगर आपके पैटर्न को हाँ जी, देख रही हैं आप या किसी लेवल का इंतजार है? मैं लेवल का ही नहीं है, मैं अगर लेवल नीचे आ गया तो 44 पे भी इट्स समथिंग बाय करने लायक है, लेकिन उसके साथ मैक्रो फैक्टर भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि बाकी सब चीजें कैसी हो रही है। तो प्राइस इज लाइक 44 आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले इसने 50 के ऊपर वापस जाकर के सस्टेन होना शुरू हुआ तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मुझे पूरे ओवरऑल एनर्जी सेक्टर पर क्या हो रहा है ये देखना है, क्योंकि अगर सुज़लॉन देखे ध्यान से समझे आप सभी लोग, सुज़लॉन सिर्फ तब चलता है जब पूरी की पूरी आपकी एनर्जी वाली ट्रेन आगे बढ़ रही हो, तो ये लेट चलता है थोड़ा सा। तो पूरे एनर्जी सेक्टर पर अगर बढ़त मिली तो ये आ जाएगा। अगर वहां पर गिरावट के ही साइंस मिल रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक से अगर वो जो मेन प्लेयर्स अगर वो ठंडे पड़े हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो बेशक भाव आ जाए लेकिन चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री कैसी कर रही है उस समय पे, उसके रेफरेंस पॉइंट से इसमें एंट्री कब लेनी है ये डिसाइड करना है। तो अभी तो हम रुकेंगे इसमें, हम इसमें फिलहाल कोई एंट्री सजेस्ट एज ऑन डेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब देयर इज वन हाँ प्लीज हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। देयर इज वन काउंटर ब्लैक बक किल्विश जो दर्शक है किल्विश वो समझ जाएंगे, लेकिन मनी 9 पर ये वर्ड मैं ब्लैक बक के रेफरेंस में पहली बार यूज कर रही हूँ। तो ब्लैक बक इज समथिंग, आज पहला टारगेट आया है इसमें स्विंग वाला 630-620 का, आई मीन 628 रुपए 95 पैसे, ऑलमोस्ट 630 आ ही गया है। लेकिन और 570 पे दी थी मेरे रिकमेंडेशन कल। मेरे हिसाब से आपको इसमें 670, 720 ये दो टारगेट्स के लिए 2 वीक्स के व्यू पर, या फिर यूं कह लीजिए इस मंथ के व्यू पर आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि 570 से 620 अभी आया है, इट इज लाइक 10% और 10%, है ना। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 580 इनफ होगा, क्लोजिंग बेस्ड 670, 720 के 2 टारगेट्स के लिए आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने अपने मेंबर्स को पब्लिक मीडिया पर अपने लाइव्स में भी इसको डिस्कस किया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है किल्विश। ठीक है, किल्विश क्यों? किल्विश क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं टाइम हो जाएगा। अच्छा, मैं आप जब आप कह रही थी ना सुज़लॉन को खरीदने के लिए एक हफ्ता और वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, 44 का लेवल आने दीजिए, बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं देख भी रहा था, आइनॉक्स विंड को देख रहा था, मैं एनटीपीसी ग्रीन को देख रहा था, वैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन बहुत सारे नाम हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अटके हुए हैं एक रेंज में ही काफ़ी समय से। तो आइनॉक्स विंड पे सवाल बहुत आते हैं और एनटीपीसी ग्रीन में भी काफ़ी लोग हैं जो कि अटके हुए हैं। इन दोनों स्टॉक्स को भी एक बार एड्रेस कर दीजिए। एनटीपीसी ग्रीन में मैं भी अटकी हूँ, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 years, ऑलमोस्ट 2 नहीं हुए पूरे, मैं भी अटकी हूँ, क्योंकि जो फंडामेंटल अटैचमेंट आता है ना आपको किसी कंपनी से, वो आपको निकलने नहीं देता, और ये इट्स लाइक घुटने का दर्द, उसको लेके ही चलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रीन में क्यों बेचूं, मतलब इट इज अ वेरी गुड काउंटर। मुझे बेचने के लिए एक ही रीजन मिलता है, मतलब मैं नहीं बेच रही, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बेचने के पीछे एक ही रीजन मिलता है, यार चल नहीं रहा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसकी मार्केट पोजीशनिंग ठीक है, तो इसीलिए अभी भी पोर्टफोलियो में, एंड मैं समझ सकती हूँ कि इसी तरह की अप्रोच शायद बहुत सारे लोगों के पास भी होगी, क्योंकि इस स्टॉक को पॉकेट से हटाने का रीजन नहीं मिल रहा है, पोर्टफोलियो से हटाने का रीजन नहीं मिल रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब जब आप इसको अपने बच्चों के लिए खरीद ही रहे हो तो इसको सालों साल रखना पड़ेगा। तो मैंने वो मन बना लिया है अभी के लिए तो अपना, कि रखती हूँ, देखती हूँ। रही बात जिनके पास में है, तो कॉपी पेस्ट मेरा भी अगर आपको करना है तो कर लो, मेरे पोर्टफोलियो में आज भी है।
किसी दिन अगर मुझे लगा कि नहीं बस बहुत हो गया तो हो सकता है मैं निकल भी जाऊं, बट अभी तो नहीं निकल रही हूँ। एनीवेज, रही बात आज के भाव की, तो संदीप जी, ये डिस्क्लोजर देने के बाद दैट आई एम स्टिल होल्डिंग इट इन माय पोर्टफोलियो फॉर लाइक इट्स बीन मेनी क्वार्टर्स नाउ, बट आज का ये जो 92 का भाव है, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि पूरे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, यू गॉट टू फाइंड आउट वेयर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज वाइज कहाँ बेटर बन रही है और आपका रिस्क कहाँ पर कम है। सो इन माय ओपिनियन मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ, बट आज अगर आप इसको देखें 92.54 पर है, अगर आप इस प्राइस पर अटेम्प्ट करते हैं तो खोने के लिए एज अ स्विंग ट्रेडर ऑल्सो आपके पास बहुत छोटा सा रिस्क है, समथिंग लाइक 10%, उससे भी कम एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 86, अगर आप 10% का रिस्क ले लें तो 82, ये है इसमें रिस्क। अगर आप इस रिस्क के बदौलत आप इसमें कोई स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहते हो, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट आपका 97, दूसरा 110। डिस्क्लोजर फिर बता रही हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, सो डोंट अपनी सलाह अपने देख लीजिए, मैंने सिर्फ प्राइस डिस्कस किया है, इसको आप मैंने लेवल्स जरूर डिस्कस किए हैं, बट आप इसको समझने के बाद कि मैं इसको होल्ड करूं, मेरा बेचने का विचार है नहीं अभी, तो आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से। दूसरा आपने एक और स्टॉक बताया था, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड, ये ठीक है, मतलब कुछ लोगों का, अच्छा एक एक्सपेक्टेशन लोगों की खराब है और उसको थोड़ा सा ठीक कर ले हम लोग। कोई स्टॉक है जो 15% चला, उसके बाद वो करेक्ट हो गया, तो स्टॉक खराब नहीं है। जब बहुत समय तक कोई स्टॉक नहीं चलता तो हर उछाल पर वहां पर कोई ना कोई बैठा रहता है कि भाई मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो अगर आपको प्राइस स्ट्रक्चर वो चीज समझा रहा है तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, राइट। अब रही बात टू बी स्पेसिफिक, तो ये जो हम देखते हैं ना कि 20% चला फिर गिर गया, वो इसीलिए क्योंकि स्टॉक ने उससे पहले बहुत ज्यादा गिरावट की रखी होती है, उसमें बहुत से लोग ऊंचे भाव पर पड़े हो सकते हैं जो कि एग्जिट की अपेक्षा रखते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, भागते भूत की पूंछ ही सही है लंगोट से, कुछ जैसे बोलते हैं, तो समथिंग ये सेंटिमेंट्स ना आपको प्राइस पर दिख जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये मूवमेंट आइनॉक्स विंड में आने वाले समय में भी एक्सपीरियंस करें तो ये कॉमन होगा। अगर आपका नजरिया आइनॉक्स विंड में आज से 6 महीने का है तो एक वाजिब रिस्क है यहाँ पर, एक जस्ट मेंटेन अ फाइनल, मतलब इसके नीचे आइनॉक्स विंड से सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं आप फॉर द टाइम बिंग। तो 65 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा करके चलो, और अगर आप करंट प्राइस जो कि 73-74 की रेंज में खरीदना चाहते हैं कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 110 प्लस के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। बट यू शुड नॉट बी हैविंग एनी टाइमलाइन, ऐसा टाइमलाइन आपके दिमाग में मत रखिए कि 1 महीने में 2 महीने में होगा, इट गोना टेक इन प्लेंटी ऑफ टाइम। 6 महीने मान के चलो, जल्दी हो जाए तो यू आर लकी कि आपके जल्दी आपको मूवमेंट मिल गया, लेकिन इतना तो आप प्लान करके चलिए, समय लग सकता है, इसकी क्लैरिटी रखिए। और जिनके भाव, जो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो 100-105 के भाव से इसमें है, अगर आप चाहें और 65 रुपए के स्टॉप से आप कंफर्टेबल हो तो आज के इस प्राइस पर आप एडिशन कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि एक बेटर एग्जिट मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि बिफोर बजट एक्सपेक्टेशन है कि जो स्टॉक बिल्कुल नहीं चले, या तो वो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे अभी बजट के बाद भी, या फिर वो बजट से पहले प्री बजट बाय दिसंबर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। दीज काइंड ऑफ काउंटर्स कुड बी कंसिडर्ड इन दैट लिस्ट। ठीक है, ओके। तो एनटीपीसी ग्रीन आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, 97,110 के टारगेट्स यहाँ आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आइनॉक्स विंड अगर आप 73-98 के आसपास खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 110 तक के जो लेवल्स हैं, 110 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 65 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, लेकिन कम से कम 6 महीने का नज़रिया दीजिए। अगर आप आइनॉक्स विंड में खरीदारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 महीने का समय यहाँ पर ले करके चलना है। अरमान अली जी कह रहे हैं कि एक तो स्टाइल बाज़ार, दूसरा क्यूपिड, तीसरा TFCI, क्या ये एक ही ग्रुप की कंपनी है? और हाँ, एक ही ग्रुप की कंपनी है। हमने कल या परसों डिस्कस हुआ भी था, राजेश जी थे हमारे साथ, तो हम TFCI बाज़ार स्टाइल रिटेल, क्योंकि इसमें ब्लॉक डील हुई थी, उसमें 2 दिन से अपर सर्किट लग रहे थे, और TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। और ये कह रहे हैं कि इसमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या तीनों कंपनियों में? TFCI में यस, क्यूपिड में यस, थर्ड कौन सा था संदीप जी? बाज़ार स्टाइल रिटेल। नहीं, उसको छोड़ दो, वो मतलब अलग है, वो थोड़ा सा काउंटर, वहां पे आपको कुछ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट्स मिलेंगे। तो क्यूपिड 2 to 3 इयर्स के हिसाब से ठीक है, TFCI 2 to 3 इयर्स के हिसाब से ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा
कि जब ये आप 2 से 3 साल की बातें कर रहे हैं ना अगले, तो ये स्टॉक 1 साल में जरूर चेक कर लेना कि पिछले 12 महीनों में इन्होंने क्या क्या किया है। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर कुछ तो खाई में गिरे, कुछ एक कहावत होती है ना, क्योंकि बहुत अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने की है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मतलब आप 50% से नीचे में नहीं जाएंगे, मतलब वो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए कैपिटल एलोकेशन जब 2 to 3 years का व्यू बना रहे हैं, वाइजली, बहुत वाइजली करना, नुकसान को पेपर पे कैलकुलेट कर करके करना, डर के करना, तभी ठीक से मैनेज कर पाओगे। बिल्कुल, ओके। अच्छा, आईएफसीआई को देखिए, आईएफसीआई को लेकर आशीष सिंह जी का सवाल है। वैसे ये एनआईसी के आईपीओ की वजह से चला है। एनआईसी के आईपीओ की तो अब मोस्टली डिटेल्स भी बाहर आ गई कि ये शायद 10 सितंबर के मिड में आ सकता है और सितंबर लास्ट तक शायद इसकी लिस्टिंग भी हो जाए। तो आईएफसीआई इस आईपीओ की वजह से, क्योंकि इनका इंडायरेक्ट स्टेक है इसमें, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मूव किया था। अब आशीष सिंह जी कह रहे हैं कि इस पर एक बार फिर से सजेशन दे दीजिए। मैम, दोबारा एंट्री को लेकर आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, दोबारा एंट्री में अभी अभी 72 रुपए के प्राइस पर करवा चुकी हूँ, और अभी उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि अभी 84 समथिंग आ जाया है, और 72 रुपए की एंट्री 10-15 दिन पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। तो फिलहाल के लिए होल्ड की। अच्छा, आप बाय पूछ रहे हैं पहले, तो ओके, बाय कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो जाएगा आपका वो 72 रुपीज, एक्चुअली 70 रुपए का लगेगा। बहुत हाई बीटा काउंटर है ये। तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर अभी एंट्री बना सकते हैं 80-82 रुपए की रेंज पर, 80 से 82 की रेंज में। पहला टारगेट यहाँ से 95 है, फिर 100 है, और उसके बाद 105। मतलब इस तरह से आप इसमें टारगेट को चेस करते हुए आगे चलिएगा। और बहुत ऑब्वियस है कि जब भी एनएससी के आईपीओ की बातचीत होनी शुरू हो जाती है तो इसमें हलचल बढ़ती है। तो कुछ सरप्राइज नहीं है एक्चुअली इसमें। तो 12 रुपये खोने को है। अगर आप आशीष जी 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप 12 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए 95 पहला, 100 रुपये दूसरा, 105 रुपये का तीसरा टारगेट है, जिसको आप आईएफसीआई के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ज़रूर खरीदारी कीजिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इतना आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिए।